अस्सलामुअलैकुम जी, मैं सना कहवान। सबसे पहले बात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, जिन्होंने ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की कामयाबी के बाद एक इशाया सियासी क़यादत के एजाज़ में दिया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़रा, सर्विसेज चीफ, आला अस्करी और सियासी क़यादत ने इसमें शिरकत की। इस पर बात होगी, जबकि साथ साथ हम बात करेंगे हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जो 4 रोज़ा बैरून मुल्क दौरे पर जा रहे हैं। इन ममालिक में तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान होगा, और क्या क्या इसमें अहम मीटिंग्स रहेंगी, कौन कौन से अहम मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे, ये हम पूछेंगे मुज़म्मिल फवदी साहब से। मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुज़म्मिल साहब, कितना इंपॉर्टेंट देखते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस तरह से सियासी क़यादत के एजाज़ में शाया दिया है, उसमें अली अमीन गंडापुर शामिल नहीं हुए? मेरे ख्याल में पीटीआई से कोई भी शामिल नहीं था, और बाकी सारी सियासी जमातों की क़यादत असल में यह हुकूमती ओहदेदारों के लिए था। मुझे लगा कि जिनके पास हुकूमती ओहदे हैं, मतलब को उनको दिया गया। उनमें गंडापुर तो आते थे क्योंकि बाकी सूबों के वज़राए आला मौजूद थे, लेकिन वो इमरान खान के खौफ से नहीं आए। लेकिन बाकी तीनों सूबों के और केपी के गवर्नर और सारे वज़राए आला, वज़रा और सदर, वज़ीर आज़म सब मौजूद थे। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान फ़ौज को इस वक्त तो फ़तह मुबारक है, और फील्ड मार्शल बने हैं आसिम मुनीर साहब, तो उसके उन्होंने एजाज़ में शाया दिया है मुल्क के आला अस्करी और दीगर सियासी लोगों को। अच्छी बात है, मतलब मिलते जुलते रहना चाहिए। मैं ये कुछ सोशल बाइकआउट का इतना ज़्यादा हामी नहीं हूँ। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की सियासत में, हुकूमत में एक दूसरे से मिलते जुलते रहने की रवायत रहनी चाहिए। ये जो गैप है ना कि जी मैंने उससे नहीं मिलना, मैंने उधर नहीं जाना, मैंने उधर नहीं जाना, मेरी लड़ाई है, ये कोई पे नहीं करती है। ऑपोजिशन का तो हुस्न होता है, आपको नहीं लगता? ऑपोजिशन इख्तिलाफ राय नहीं रखेगी तो फिर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट हक अदा कैसे होगा? ऑपोजिशन और गवर्नमेंट, देखिए फौज की तो कोई ऑपोजिशन नहीं। इशाया तो जनरल आसिम मुनीर का था, जिनसे आप रोजाना बात करने का मुतालबा करते हैं, जिनसे आप रोजाना दरख्वास्त करते हैं कि हमने बात करनी है। को वजीर आजम या सदर ने तो इशाया दिया नहीं हुआ था जिसको पीटीआई, मेरा मतलब है आप मेरी बात समझें। इशाया तो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने दिया था, एक पेज पे होना है ऑपोजिशन को फिलहाल, जिनसे आप रोजाना बात करने की बात करते हैं, जिनसे आप रोजाना कहते हैं कि हमने तो बात ही उनसे करनी है। अगर गवर्नमेंट देती है, आप बाइकआउट करते तो हम समझते हैं कि जी गवर्नमेंट को, आपका गवर्नमेंट से इख्तलाफ है। फ़ौज से तो आप कहते हैं हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, आप और किसी का भी फ़ौज से कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता। मैं टेक्निकली ये समझता हूँ कि मुल्क की सारी सियासी जमातों को और सारी क़यादत को किसी हद तक फ़ौज को गैर मुतनाज़ रखना चाहिए, और उसका सियासी जमातों को भी फ़ायदा है, मुल्क को भी फ़ायदा है, फ़ौज को भी फ़ायदा है। और बिलाखिर ये बिलखसूस जो भारत के साथ कशीदगी हुई है, जो लड़ाई हुई है, उसमें तो देखें ना जी पूरी कौम फ़ौज के साथ थी। जो पीटीआई के लोग थे वो भी फ़ौज के हामी थे, और फ़ौज की फौज के साथ था, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। वो भी आसिम मुनीर की फोटोज लगा रहे थे और डीपीज लगा रहे थे, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ, हमारी फौज है, हमारी क़यादत। लेकिन आपको नहीं लगता कि फ़ौज को भी तमाम सियासी जमातों के साथ इक्वली ट्रीट करना चाहिए? क्या खा वो अपोजिशन में हो, खा वो हुकूमत में हो? क्या करें वो, क्या करें? हाँ, क्या जेल करें? की तरफ नजरें हैं सबकी, आपको पता है कि कौन क्या कर सकता करें? आप उनके, आप 9 मई करें, वो जवाब में क्या करें? मतलब वो उन केसेस को छोड़ दें, माफी मांगे तो कटहरे से बाहर, माफी ना मांगे तो जेल के अंदर। नहीं, देखिए जी, किसी को भी अपने जुर्म पे माफी मांगनी चाहिए। जिसने गलती की है उसको माफी मांगनी चाहिए। माफी कोई अना का मामला तो है ही नहीं। लेकिन रियासत तो माँ होती है ना, रियासत तो माँ होती है ना, तो माँ से सब माफी मांगते हैं। माँ से, माँ के सामने तो सबने माँ के से तो माफी मांगनी कभी कभी तो नौबत नहीं। अब मैंने रियासत अगर माँ है तो माँ से तो माफी मांगने में कोई आ रही नहीं। मुल्की मुफाद में अहम फैसले भी तो किए जाते हैं, तो करी ना अहम फैसले, किसने रोका है? मतलब अहम फैसले कोर कमांडर घर को आग लगाना नहीं है, अहम फैसले जीएचक्यू पे हमला नहीं है, अहम फैसले भारत का नैरेटिव को आगे बढ़ाना नहीं है, अहम फैसले ये नहीं है कि आप कहें कि हमने कोई जहाज नहीं गिराए, मेरा तो खावंद एयरफोर्स में था। ये अहम फैसला ये तो नहीं है कि हालिया जंग जो है वो मोदी और नवाज शरीफ की मुश्तरका साजिश है। ये अहम फैसले तो नहीं है जो पीटीआई करना चाहती है। मैं बड़ी माजरत है, मतलब अहम फैसले तो फिर ये है ना कि आप कौमी यकजहती के साथ चलते हैं, आप कौम को इकट्ठा रखते हैं, आप मुल्क के वसी तर मुफाद में अपने मुफादात को कुर्बान करते हैं। आपको मुल्क का मुफाद अजीज़ होता है, आपको अपना मुफाद अजीज़ नहीं होता। आप जब मुल्क को यकजहती की ज़रूरत हो, आप यकजहती की बात करते हैं, आप अपने मुफाद को दरगुजर करते हैं। यही होता है, ये थोड़ी होता है कि मेरा मतलब है कि आपने मतलब वैसे अगर आपसे आज बात हो जाए,
अगर वो आज इनसे बात कर लें, इनके साथ आ जाएं, तो फिर यही आसिम मुनीर बेहतरीन जिंदाबाद। तो टेम्परेचर दोनों तरफ से नॉर्मल करने की जरूरत है ना। देखिए ना, फिर यही बेहतरीन हो जाएंगे। वो असूली इख्तलाफ तो है ही नहीं, इख्तलाफ तो इतना है कि मुझे लिफ्ट नहीं करा रहे। सारा इख्तलाफ इतना है कि मुझे लिफ्ट नहीं कराई जा रही। इसके अलावा कोई इख्तलाफ डील नहीं हो रही ना। नहीं, इख्तलाफ इतना ही है ना कि मुझे लिफ्ट नहीं करा रहे, मेरे से बात नहीं कर रहे। इसके अलावा कोई असूली इख्तलाफ तो नहीं है। इख्तलाफ इतना ही है कि मेरे से बात नहीं कर रहे, मुझे लिफ्ट नहीं के साथ बताए कि वाकई बात नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। तो पैगाम लेके जाते हैं, नहीं कोई पैगाम नहीं। जो अडियाला जेल के दरवाजे बैठे बिठाए खुलवा लेते हैं, किसकी वजह से ये सब कुछ होता है? वो भाई वो पीटीआई के रहनुमा होते हैं जो जाते हैं। कैसे? वो ना जाया करें, वो कहें कि हमने इतना नहीं जाना। बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो पैगाम किसी का लेके आते हैं। वो देखिए, मेरी बात सुनिए, ये मुल्क है, ये एक निज़ाम हुकूमत है। देखिए ना, फेडरल गवर्नमेंट से पैसे सूबाई हुकूमत को जाते हैं कि नहीं जाते हैं? टैक्स फेडरल गवर्नमेंट, क्या फेडरल गवर्नमेंट ये कह सकती है कि फलां सूबाई हुकूमत से हमारी लड़ाई है, हम उसको पैसे नहीं देते? डिविजिबल पूल से पैसे जाने ही जाने हैं। कोई कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, उसमें आपने आना ही आना है। देखो, जब मुल्क पे हमला होना था तो उन्होंने ये तो नहीं कहना था कि हम केपी पे बम नहीं मारेंगे। हाँ, मेरी बात समझे ना, यहाँ हम पीटीआई के लोगों को नहीं मारेंगे, सिर्फ नून वालों को मारेंगे। नहीं, पूरा मुल्क तो मेरा मतलब छोड़े आप, ये पॉलिटिक्स पीटीआई को नुकसान पहुंचा रही है, दीमक की तरह चाट रही है, और उसका नुकसान पीटीआई को हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा। कौम फतह का जश्न मना रही है, कौम बुनियादुल महसूस में अपनी फतह को एंजॉय कर रही है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद है। अल्लाह मियां ने आर्मी चीफ को इज़्ज़त दी है, वो फील्ड मार्शल हुए हैं, दुनिया उनको मुबारकबाद दे रही है। इट डजंट मैटर नाउ। अच्छा, पीटीआई डजंट मैटर? हाँ, डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। लेकिन आप देखें ना, वो नेक्स्ट सेगमेंट में भी बात करेंगे कि आईएमएफ के लिए कितना मैटर करती है पीटीआई। 4 मुल्कों, देखिए पहली दफ़ा पाकिस्तान को इंटरनेशनल हिमायत भी हासिल रही। टर्की आउट ऑफ द वे पाकिस्तान के साथ खड़ा था, अजरबैजान खड़ा था, ईरान खड़ा था। प्राइम मिनिस्टर तीनों मुल्कों का शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं। आप देखें, टर्की ने जिस तरह पाकिस्तान का साथ दिया है, इसका तो, और अजरबैजान ने तो पहले 14 JF-17 लेने थे, अब वो 40 JF-17 लेने की बात कर रहे हैं। वो तो अपना ऑर्डर बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान से JF-17 का। उसके अलावा टर्की ने जिस तरह पाकिस्तान का साथ दिया आउट ऑफ द वे, इसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती है। सबसे ज्यादा तकलीफ इंडिया को है। ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया, हालांकि ईरान और भारत के तो बहुत करीबी, आपको पता है चाबहार पे भी कोलैबोरेशन थी। वैसे भी इंडिया ईरान की बहुत आपस में कुर्बत रही है, लेकिन आप देखें कि ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। और हमने देखा है इंडियन चैनल्स पे उनके एनालिस्ट कैसे ईरान को बुरा भला कह रहे थे, ईरानी लीडरशिप को बुरा भला कह रहे थे, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा था कि ईरान तो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, ईरान पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर इन 3 मुल्कों का बिलखसूस शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं जिन्होंने इस जंग में पाकिस्तान का साथ दिया। और मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। इस जंग में, ये जंग सिपा सलार ने लड़ी, उन्होंने उनको फील्ड मार्शल का ओहदा दिया। जो मुल्क हमारे साथ खड़े हुए वो उनका शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं। एक जिम्मेदार कौम का यही तरीका है कि वो अपने दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करती है, अपने मौसनों का जो अच्छा काम करते हैं उनको नवाजते हैं एजाज़ों से। मेरे तो ख्याल में ये बहुत पॉजिटिव है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब भी एक डेलीगेशन लेके दुनिया में जा रहे हैं जो मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेगा और पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान करेगा। वो भी कौमी यकजहती की मिसाल है कि बिलावल भुट्टो जो है वो पाकिस्तान का, उसमें MQM के लोग भी हैं, उसमें और जमातों के लोग भी शामिल हैं। वो एक कसीरुल जमाती डेलीगेशन है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उसमें PTI के लोग शामिल नहीं हैं। एतराज़ उठा रहे हैं, एतराज़ उठाना बनता है। नहीं क्यों भाई, अगर फर्ज कर लें, मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ, अगर गवर्नमेंट PTI के लोग उस डेलीगेशन में डालते तो वो ये ना कहते कि हम पहले इमरान खान से इजाज़त लेंगे फिर जाएंगे। ये अपने तौर पे फैसला कर सकते थे जाने की। तो माइनस इमरान खान तो किया भी नहीं ना PTI ने। अच्छा, नहीं जा, और इमरान खान ने इजाजत देनी थी, नहीं पता दे देते, नहीं देते, पाकिस्तान के मुफाद में देते। ओ भाई, कौमी सलामती कमेटी के इजलास की इजाजत नहीं देते। इंडिया के खिलाफ खड़े होना है तो पूरा मुल्क एक पेज पे है, सियासी जमात एक पेज पे। अभी भी
डेमोक्रेसी एक्ट को लेके चल रहे हैं, जो पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने की, जो विल्सन और उनके साथ मिलकर रिचर्ड कर्नेल के साथ अभी भी वो लगे हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करने। उन्होंने पाकिस्तान के हक में लॉबिंग के लिए डेलीगेशन का हिस्सा बनना था। आप कैसे ही, मेरा मतलब है, बच्चों जैसी बातें करने लग जाती हैं किसी वक्त। टेक्निकल बात यह है कि उन्होंने, अच्छा मैं अगर गवर्नमेंट उसमें अच्छा डिसीजन था, अगर गवर्नमेंट उसमें दो बंदे दो डालती ना, उन्होंने कहना था जी इमरान खान की इजाजत चाहिए। इमरान खान ने कहना था हम तो इस फॉर्म 47 की हुकूमत को मानते ही नहीं, हम इसके डेलीगेशन में कैसे जा सकते हैं। तो आप लोगों को तो आदत हो गई है ना सुनने की, तो एक दफा और से तो फिर हमें पता लग गया। तो अब मेरा मतलब बार बार तो नहीं ना, अब आप रोए पिटे कि आपको अब दावत ही नहीं दी जाती। लेकिन एक स्टेज आ गई कि अब पहले आप लोगों को बुलाते थे तो आप लोग कहते नखरे करते थे, अब आपका रोना ये है कि हमें बुलाते ही नहीं है, कोई हमें लिफ्ट ही नहीं कराता। देखिए सिनेरियो कितना बदल गया। पहले दावत दी जाती थी, आप नखरे करते थे, इजाज़त नहीं है, हम ये मानते नहीं हैं, हम ये, और गवर्नमेंट जो है एम्बैरस होती थी। अब गवर्नमेंट ने फैसला किया इनको इन्वाइट ही ना करो। अब आप ये रोते हैं हाय हमें तो कोई इन्वाइट ही नहीं करता, कोई लिफ्ट ही नहीं कराता, हम मर गए, हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। आप बात समझे, आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी दुनिया को ये इमेज जा रहा है कि ये क्या कर रहे हैं ऑपोजिशन के साथ। नहीं, ये भी कोई अच्छी बात थोड़ी है। ये इमेज नहीं जा रहा, दुनिया में ये इमेज जा रही है कि इनकी ऑपोजिशन इस वक्त में भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ी है। दुनिया में ये इमेज जा रहा है कि इनकी ये जो ऑपोजिशन है वो इस क्राइसिस के वक्त में भी मुल्क की बजाय अपनी सियासत कर रही है। 10 मई को देखा है सबने, क्या देखा है कि पूरी कौम मुत्तहिद थी। पीटीआई ने अलीमा खान की गुफ्तगू चला दूं मैं। अलीमा खान ने क्या कहा? अलीमा खान ने कहा ये तो उसके बाद भारत ने क्या कहा? नहीं, अलीमा खान ने किया कि नहीं? अलीमा खान ने कहा कौन से जहाज गिराए हैं? अलीमा खान ने कहा मेरे तो खामंद एयरफोर्स में थे, कौन से जहाज गिराए हैं? सब फ्रॉड है। अलीमा खान ने कहा ये लड़ाई तो नवाज शरीफ और मोदी की साजिश है। अच्छा मेरी बात प्लानिंग है, तो फिर मैंने ये पाकिस्तान का मौका, उधर पाकिस्तान पे मिसाइल गिर रहे थे, उधर वो ड्रोन मार रहे थे, इधर ये क्या कह रहे थे? नहीं तो इंडिया क्या कह रहा है? क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बता के ये सब कुछ किया? नहीं, वो कह रहे हैं हम आप पर हमला करने लगे हैं, तो क्या ये साजिश है? तो वो उन्होंने अपने भी तो अब वो कह रहे हैं हमला करने के बाद बताया, अब वो कह रहे हैं हमला करने के बाद बताया। देखिए दोनों जंग में भी दो मुल्कों के दरमियान गुफ्तगू जारी रहती है DGMO की सतह पर, ठीक है ना। अब उनका मौक़िफ़ है कि हमने ये बात तो ठीक है कि जब पहले दिन उन्होंने हमला किया तो उसके बाद उनके DGMO ने पाकिस्तान को कहा कि हम सीज़ फायर करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने कहा नहीं हम जवाब देंगे, हम आपका सीज़फायर नहीं। एयरबेस पे तुमने अटैक किया? नहीं वो यार हमने उनकी 26 एयरबेस पे हमला किया, ठीक है ना। थोड़ा भारत का मौक़िफ़ देने के लिए आपको किसी इंडियन टीवी पे जरूर किसी दिन मौका दिया जाएगा। पाकिस्तान ने क्यों फैसला किया कि अब हमने 6 मई से लेकर 10 मई तक बहुत बर्दाश्त कर लिया। आप अर्नाब गोस्वामी का शो किया करें, मैं आपको असल हकाइक सामने रखे ना, आपसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं कि ये असल हकाइक रख क्यों दिए सामने? ये बस तोड़ मरोड़ के जो चीजें सामने आनी चाहिए ना, बस वही ठीक रहती है ना। असल हकाइक ये है कि पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। असल हकाइक ये है कि S-400 हमने तबाह किया। असल हकाइक ये है कि हमने राफेल गिराए। असल हकाइक ये है कि हमने अल फतह 2 मिसाइल मार मार के उनको भुरकस निकाल दिया कि वो अमेरिका के पास पहुंच गए सीज फायर करने, और आज मानने को तैयार नहीं। आप मेरी बात सुने, असल हकाइक ये है कि हमने भारत को मजबूर किया कि वो दुनिया से कहे कि पाकिस्तान से मेरा सीज फायर कराओ। ये असल हकाइक है। ये असल हकाइक नहीं है कि मोदी और नवाज शरीफ की साजिश थी। असल हकाइक ये है कि नून लीग की एक हुकूमत में एटमी धमाके हुए, दूसरी हुकूमत में भारत को शिकस्त दी गई। ये हकीकत है जिसको आप मानने के लिए तैयार नहीं है। ये दोनों काम नून लीग की हुकूमत में हुए, ये दोनों बातें आप मानने को तैयार नहीं है। मैं तो मानने को तैयार हूं, लेकिन पीपल्स पार्टी क्या कहती है और बाकी लोग क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि 12 जुलाई को भी फिर मान लेना चाहिए ना कि क्या हुआ था। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात तहरीक इंसाफ के हवाले से ही हो रही थी, और अब खबरें ये भी गर्म है कि नून लीग और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की कुछ मुलाकातें बड़ी तवातुर से हो रही हैं, लेकिन कुछ खुफिया मुलाकातें हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब से भी ख्वाजा साद रफ़ी की मुलाकात हुई है, उसमें कितनी सदाकत है, बात मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब से ही कर लेते हैं। मुज़म्मिल साहब, एक अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से भी खबर है, जो वो कह रहे हैं कि एहतजाज करना पड़ा तो मैं एहतजाज भी करूँगा, भारी जिम्मेदारी मेरी कंधों के ऊपर ही है। इमरान खान से मुलाकात के बाद वो काफ़ी अग्रेसिव एक बार फिर से नज़र आए हैं। और दूसरी तरफ ये भी बता दीजिए कि मुलाकातें हो रही हैं और ये फिर से मुज़ाकरात की बात, या सिर्फ एहतजाज को रोकने के लिए
उस हकीकत पर पर्दा डालने के लिए सिर्फ एक बार मुज़ाकरात की एक अफवाहें या शोशा छोड़ दिया जाता है और असल में हकीकत में दूर दूर तक इसका ताल्लुक ही कोई नहीं। किसी हुकूमती बंदे ने कहा है मुज़ाकरात हो रहे हैं? कहता नहीं ना कोई, खामोशी से सब कुछ चल रहा होता ना। नहीं, बैकडोर राब्ते कैसे चल रहे हैं फिर? वैसे तो मेरा मतलब है पिछले हफ्ते ये शोर था कि खान साहब ईद से पहले घर आ जाएंगे, ठीक है ना। और ये हमारे कुछ सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार, जो नून लीग के ही नहीं जो दोनों तरफ से, मतलब अब मैं दूसरी तरफ वालों के भी नाम ले लूं जो शर्त लगाने को तैयार थे कि ईद से पहले रिहा हो रहे हैं, खान साहब रिहा हो रहे हैं। उन्होंने तो ट्वीट किए हैं कि हम शर्त लगाने को तैयार हैं। तो ठीक है ना। तो दोनों तरफ से कुछ दोस्त जो थे वो ये मंजरनामा बना रहे थे कि खान साहब ईद से पहले घर आ रहे हैं। अब वो पिछला हफ्ता था, ये हफ्ता ये है कि नहीं नहीं वो अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं। पिछला हफ्ता था डील हो गई है और वो आ रहे हैं। ये हफ्ता है कि बैक चैनल मुज़ाकरात हो रहे हैं जैसे आप कह रही हैं। मुझे लगता है अगला हफ्ता होगा कि कुछ नहीं हो रहा, इतना रियलिटी होगी। लेकिन मैं पिछले हफ्ते भी ये कह रहा था कि नथिंग इज हैपनिंग। मैं इस हफ्ते भी आपको कह रहा हूँ कि नथिंग इज हैपनिंग। और किस बेस पे आप कह रहे हैं? मैं समझ सकती हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं आपकी। देखिए ना मेरी बात सुने, मैं आपको पिछले हफ्ते भी कह रहा था कि कोई बाहर आने का चांस नहीं। मैं इस हफ्ते भी आपको कह रहा हूँ कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। लेकिन गंडापुर ने कहा है, अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि अगर मुलाकात बानी पीटीआई से ना करवाई गई तो IMF के साथ नहीं बैठेंगे। तो ना बैठें। मेरा मतलब है कि वो कहेंगे हम KP असेंबली का बजट नहीं पास करेंगे। भाई KP असेंबली का बजट नहीं पास करेंगे, लोगों को तनख्वाहें कहाँ से देंगे? 1 जुलाई को बजट पास करेंगे तो KP के मुलाजमीन को तनख्वाहें देंगे। KP की हुकूमत चलाने के लिए KP का बजट पास करना जरूरी नहीं। बगैर बजट पास किए KP की हुकूमत चला लेंगे? मतलब आप बच्चों जैसी बात करते हैं। बजट पास करना इसलिए ज़रूरी है कि आपने अपनी हुकूमत चलानी है। आप IMF के साथ नहीं बैठेंगे, आपको KP में पैसे नहीं मिलेंगे, बजट नहीं बनेगा और आपकी अपनी हुकूमत भी फॉल कर जाएगी। यहाँ तो PTI ने ये तय कर लिया है कि उसने KP की हुकूमत ख़त्म करनी है। और एहतजाज की कॉल दे दी तो? हाँ, किसी ने ट्वीट किया हुआ था 31 मई का डी चौका पर। मुझे नहीं लगता कोई एहतजाज की कॉल है। वो कह रहे हैं हम तैयारी कर रहे हैं, सारा निज़ाम बानी PTI इमरान खान तहरीक इंसाफ को ख़त्म नहीं कर सकता। ये सूरत हाल हमारे सामने है, हम एहतजाज करेंगे, तहरीक चलाएंगे। आपको लगता है डी चौक की कॉल आने लगी है या अडियाला की कॉल आने लगी है? ये तो अब डिसाइड करेंगे। आपकी क्या राय है? एहतजाज करेंगे मुझे लगता क्या एहतजाज है? एक तो एहतजाज कल पेशावर में होना ना 25 को ड्रोन हमलों के खिलाफ, वो करते रहे जुनैद अकबर ने जिसका ऐलान किया वज़ीरिस्तान, ठीक है, वो उस पर तो कोई इतराज नहीं किसी को। एहतजाज की रेड लाइन तो तब गुजरती है जब आप डी चौक या अडियाला जाने का ऐलान करते हैं। अगर आप पेशावर और KP के अंदर एहतजाज करना चाहें तो किसी को कोई इतराज़ है? आप 100 दफ़ा करें, 150 दफ़ा करें, 350 दफ़ा करें। आप वहाँ कन्वेंशन करें, एहतजाज करें, रैलियाँ निकालें, जो मर्ज़ी करें। आपकी अपनी हुकूमत है, आपका अपना आप जंगल में शेर है, आप बादशाह हैं वहाँ के, जो मर्ज़ी करें। अभी 25 को आपने ड्रोन के खिलाफ एहतजाज किया है, फिर आप और कुछ कर लें। सवाल तो है कि क्या दोबारा अटक्का पुल पार करने का मूड है या कोई हिम्मत रखता है? नहीं, मूड है। देखिए, हिम्मत की बात नहीं मैंने की, मेरे मुंह में ना अपने अल्फाज डाला करें। अच्छा, एक मैंने और कहा जवाब दें कि क्या अटक्का पुल पार करने का मूड है? मूड तो है। किसका? तहरीक इंसाफ की क़यादत का। अलीमा खान भी इस तरफ इशारा करती है। अलीमा खान भी इस तरफ इशारा करती है, वो तो खुद मेरा मतलब वी बंदे नहीं होंगे 26 नवंबर को, तो ये अकेली होती कह रहे हैं कि भाई आप मेरी बात सुने, ड्यूटी क्या अभी तक अलीमा खान कोई क्राउड पुलर के तौर पर सामने आई हैं? नहीं हैं? नहीं। बुशरा बीबी आई थी ना? नहीं, बुशरा बीबी तो क्राउड पुलर के तौर पर सामने आई ना। आप ये बताएं कि अलीमा खान लाहौर में 1000 बंदा इकट्ठा कर सकती हैं? फिर भी उनको अडियाला नहीं मिलने दिया जाता, उन्हें उठा के कहीं और छोड़ आते। मिलने देने या ना देने, कोई उनके साथ, मतलब यहाँ तो आप कहें ना 10,000 कारकुन उनके साथ चले गए अडियाला के, अगर आप अलीमा को नहीं बुलाएंगे तो हम यहाँ बैठे हैं। वो बुलाती नहीं, कोई जाता है उनके साथ, वो कहती है नहीं, आप मेरी बात सुनिए ना। तो अलीमा खान तो कोई क्राउड पुलर नहीं है जिसके पीछे PTI के कारकुन या PTI का वोटर उनके लिए बाहर निकले। अलीमा खान वो शख्सियत नहीं है।
बैरिस्टर गौहर वो शख्सियत नहीं है, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा वो तो शख्सियत नहीं है, है, शेख वकवास अकरम वो शख्सियत नहीं है, असद कैसर वो शख्सियत नहीं है, अली मोहम्मद खान वो शख्सियत नहीं है, साहबजादा हामिद रसा वो शख्सियत नहीं है। कौन है वो शख्सियत? गंडापुर को आपने पहले कहा कि आपका एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं, अब एहतजाज करेंगे जुनेद अकबर और आप हुकूमत करें। वो कह रहे हैं मुझे ड्यूटी मिली थी कि हुकूमत को संभालूं, लेकिन अब एहतजाज के लिए भी इसलिए कि जो मिसाइल आपने लॉन्च किया कि ये बड़ा कारआमद गौरी मिसाइल हम लाए हैं जुनेद अकबर, ये जो गौरी मिसाइल है ना, ये एहतजाज ऐसा करेगा कि दम बखुद कर देगा, टगेगी। मतलब पिछले हफ्ता तो जुनेद अकबर के इस्तीफों का हफ्ता था। मेरा मतलब ऐसे तो पीटीआई में किसी की इज्जत नहीं महफूज है, हर हफ्ता किसी न किसी का बिस्ती हफ्ता चल रहा होता है। पिछला हफ्ता तो जुनेद अकबर की बिस्ती का हफ्ता चल रहा था। कारकर्दगी पे सवाल ना उठाएं तो फिर किसकी चलने दें ऐसे ही, जैसे तमाम सियासी जमातें करती हैं। कारकर्दगी किसकी अच्छी है? जो मफरूर होके बाहर बैठे हैं, वीलॉगर की कारकर्दगी अच्छी है, उनमें से कोई लॉर लैंड करने के लिए तैयार है? सियासत में भी उस तरह हिस्सा तो नहीं। मेरी बात सुनिए, सवाए वीलॉगर्स के किसी की कारकर्दगी है? तो मेरा मतलब है कि अब आप कह रहे हैं कि वापस गंडापुर को आप इसलिए एहतजाज की दे रहे हैं कि आपको समझ आ गई है कि हुकूमत की मशीनरी के बगैर एहतजाज करने की पोजीशन में नहीं है पीटीआई। इसलिए कि केपी में भी जुनेद अकबर को 10,000 50,000 का जलसा या कन्वेंशन करने में कामयाब नहीं हुए बतौर पीटीआई केपी के सदर। वो गंडापुर की हुकूमती मशीनरी के मोहताज हैं। हाँ। कि जब हुकूमत की मशीनरी साथ जुड़ेगी, जब हुकूमत के डीसी डीपीओ साथ चलेंगे तो ही एहतजाज, जब हुकूमत की करेने साथ चलेंगी, जब पटवारी तहसीलदार साथ चलेंगे, फिर पीटीआई का एहतजाज केपी में बनता है, अकेले नहीं बनता। इसीलिए दिया ना है, अवाम ने हुकूमत इसीलिए दिया, एहतजाज करने के लिए दिए, काम करने के लिए दिए, लीडर को जेल से बाहर निकालने के लिए नहीं, एहतजाज करने के लिए दिया, फिर उसके लिए एहतजाज तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, एक चीज मुझे समझ नहीं आई, अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि 2 महीनों के बाद मुलाकात की इजाजत मिली है, जो दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा पिछले दिनों का, वो तो मिलने ही नहीं आते। ये तजाद क्यों है इस तरह बात में? गंडापुर साहब जब चाहें मिल सकते हैं। अंदर की बात, अंदर की बात ही खत्म कर दी सब कुछ। गंडापुर साहब, बैरिस्टर साहब जब चाहें मिल सकते हैं। वो अपनी मर्जी से रात के 12 बजे भी मिल सकते हैं, सुबह के 6 बजे भी मिल सकते हैं, रात के 9 बजे भी, तो ठीक है ना, उनका भी फिक्र ना। अच्छा, एक और जल्दी मुझे बात बताएं कि शाह महमूद कुरैशी साहब से क्या गारंटीज लेने की कोशिश की जा रही है? उनको क्या कोई गारंटीज नहीं लेनी जा रही। शाह महमूद कुरैशी साहब और साद रफीक वगैरह के जाती ताल्लुकात हैं। वैसे मिलने तो गए हैं, इयादत की है 6-4 ख्वाजा सलमान रफीक साहब उनके इलाज को भी बहुत टेक केयर कर रहे हैं, डॉक्टर्स को भी कहा है, उनको वाकई हार्ट ट्रबल है। चूंकि ख्वाजा साद रफीक की फैमिली के और शाह महमूद के जाती ताल्लुकात हैं, ख्वाजा साद रफीक उनकी इयादत करने गए हैं, वो कोई सियासी मुलाकात मैं नहीं मानती कोई सियासत पे बात ना हुई हो, जाती ताल्लुकात हैं। ख्वाजा साद रफीक किसी का कोई पैगाम नहीं लेके गए, जाती ताल्लुक में इयादत करने गए हैं, कुछ नहीं है। बैरिस्टर सैफ की एक और आला ओहदेदार से मुलाकात है, बैरिस्टर सैफ की भी मुलाकात की खबरें हैं राना सनाउल्लाह साहब से। यार वो तो हुकूमती मामलात हैं ना, केपी के हुकूमत के लोग और फेडरल गवर्नमेंट के लोग, मोहसिन नकवी की और गंडापुर की मुलाकात भी होती है। अच्छा, उसमें को खान साहब का चक्कर थोड़ी आ जाता है। अच्छा, खान साहब को तो बिल्कुल माइनस, लेकिन पता है मुजम्मिल साहब, आप भी गवाह, मैं भी, तारीख भी गवाह है कि माइनस नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ साहब की एग्जाम्पल आपके सामने है, भुट्टो की एग्जाम्पल आपके सामने है। मजीद बात भुट्टो फैमिली से, यासफा भुट्टो की भी कर लेते हैं। गाड़ी पर पथराव किया गया जाम शोरों में, उनके गिर्द जो है वो कारकुन जमा हो गए, घेरा तंग कर लिया गया और गुस्सा ज़ाहिर है किनाल जो इशू है उस पर निकाला गया। नहीं, देखिए इससे पहले ना जो सिंध के वजीर दाखिला है ना, उनके घर को भी आग लगाई गई है। ये आग पीपल पार्टी ने खुद लगाई है। जब आपने 2 महीने सड़कें बंद रखने दी और आप इस एहतजाज में खुद शामिल हो गए, आपने लोगों के जज्बात खुद भड़काए और बजाय इसके कि आप देखें ना, 2 महीने आपने पूरे पाकिस्तान की सड़कें बंद रखी और आप इस एहतजाज को हवा देते रहे। आज वो पीपल पार्टी की हुकूमत के कंट्रोल में भी नहीं रहा। ये देखें, ये डायनेमिक है। मतलब आपने लोगों को पहले नहीं रोका, पहले दिन वो कोस्तान के वो पीएमएलएन के खेलदास कोस्तानी की गाड़ी पे भी हमला हुआ, वजीर दाखिला सिंध के घर को आग लगा दी गई है, आसफा भुट्टो के काफिले पे हमला हुआ है। ये वो आग है जो पीपल पार्टी ने खुद लगाई है। 2 महीने केनाल के चक्कर में सियासत करते रहे हैं, खुद मुजाहरे करते रहे हैं, खुद आग करते रहे हैं। अब चीजें उनके अपने हाथ से भी निकल उस वक्त सख्ती से निमट रही है, अब भी सख्ती से निमट रहे हैं। निपटते तो रुक जाता। आज उनकी सख्ती भी काम नहीं आ रही क्योंकि एक उन्होंने ओपिनियन बनाने में खुद किरदार अदा किया। बेतहाशा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब फायदा
शुरू में तो आप उनको हार पे नाते रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। बात नाज़रीन IMF के हवाले से, जिसने अपना जो मिशन है दौरा पाकिस्तान का उसको मुकम्मल कर लिया है। अब महंगाई में कमी की बात IMF की तरफ से तो की जा रही है, टैक्स आमदन में बढ़ाने के हवाले से, इस्लाहात पर जोर देने के हवाले से इस पर बात की जाएगी। लेकिन अब आम आदमी की ज़िंदगी लगता है कि मज़ीद मुश्किल होने जा रही है। बिजली और गैस के बिल भी महंगे होंगे, क्या सूरत हाल होगी? मुज़म्मिल सरवरदी साहब तो स्टूडियोज़ में मौजूद है, बात करेंगे। लेकिन हमें ज्वाइन किया हमारे मौशियात हैं डॉक्टर अली सलमान साहब। अली सलमान साहब, थैंक यू सो मच। मुज़म्मिल साहब, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये जायज़ा मिशन इत्तफाक करके गया है, इख्तलाफ करके गया है, ये एक एम्बिग्युइटी है कि चीज़ें तय हो गई हैं या चीज़ें तय नहीं हुई हैं? जी मुजम्मिल साहब, इस वक्त ये तो वाज़ेह है कि चीज़ें तय नहीं हो सकी। इसी वजह से बजट को भी एक हफ्ता आगे मौखर किया गया है, क्योंकि जब तक के टैक्स के मामलात के ऊपर और पब्लिक जो स्पेंडिंग है बजट की आउटलुक के ऊपर मुकम्मल इत्तेफाक ना हो जाए IMF प्रोग्राम में, उस वक्त तक ये अनाउंसमेंट नहीं की जा सकती। तो इस वक्त जो बुनियादी पैरामीटर्स हैं वो तो IMF के प्रोग्राम में पहले से मुतय्यन हैं, लेकिन नंबर्स के ऊपर, ग्रोथ के नंबर्स के ऊपर, टैक्स रेवेन्यू के फोरकास्ट के ऊपर अभी यकीनन कुछ इख्तलाफात हैं, जिसकी वजह से अभी वर्चुअल डिस्कशन जारी रहेंगी अगले एक हफ्ते तक। उसके बाद ये चीज़ें कंक्लूड होंगी। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि पेट्रोलियम लेवी जो है वो 100 रुपये तक कर दी जाएगी और जो बाकी टैक्स रिलीफ है वो उसको बैलेंस करने के लिए। IMF इस पे माना या नहीं माना कि आप पेट्रोलियम लेवी 75 रुपये से 100 रुपये पे कर लें और इन तनख्वाहदार को और बाकी जगह या जहाँ रिलीफ देना चाहते हैं वो दे दें? देखें, ये तो भी IMF की तरफ से एक कोई अनाउंसमेंट आएगी तो तभी उस पर कुछ तबसरा किया जा सकता है। लेकिन इसमें दो चीज़ें अभी तक जो मेरी दानिश में वाज़ेह हो रही हैं, वो एक तो ये कि हुकूमत ने ये IMF से कहा है कि हमें जो सैलरी इनकम टैक्स के ऊपर हमें एक रिलीफ देने की काफ़ी ज़रूरत है इस वक्त, चाहे वो रिलीफ लोअर थ्रेशोल्ड को बढ़ा के हो, यानी कम से कम जो आमदनी है उसको हम थोड़ा इंक्रीज़ करें ताकि जो लो इनकम सेगमेंट है वो टैक्स स्लैब से बाहर निकले, और थोड़ा विद इन द स्लैब्स हमें तवक्को है कि कुछ कमी देखने में आएगी। 2.5% तक जो इत्तलात मिली हैं उसके मुताबिक मुतवक्के है कि ये हमें मिलेगा, टैक्स इनकम टैक्स में कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगी। लेकिन जो पेट्रोलियम लीवी है, ज़ाहिर है अगर अब वो लग जाती है तो उससे पेट्रोलियम के प्राइसेस में इजाफा होगा, लेकिन गालिबन 100 रुपये तक नहीं ये जाएगा। उसकी एक वजह यह है कि इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन में जो कमी आई है उसमें दोबारा से इजाफे का खदशा है, तो यकीनन इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाएगा। पेट्रोलियम लेवी का एक और जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का मसला ये है कि ये एक प्योरली फेडरल रेवेन्यू है, यानी ऐसे रेवेन्यू है जो कि सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की किटी में जाएगा, वो डिविजिबल पूल में नहीं जाएगा, यानी आमदनी का ऐसा हिस्सा नहीं होगा जिसमें सूबों का भी हिस्सा हो। तो ये थोड़ा सा इस वक्त ये मामला चल रहे हैं, क्योंकि सूबों की जो बजट होते हैं वो सरप्लस हो जाते हैं और विफाकी हुकूमत का बजट डेफिसिट में चला जाता है, जिसकी वजह से वो जो हमारी IMF की एक रिक्वायरमेंट है कि हमने इसको मिनिमम प्राइमरी सरप्लस रखना है, वो उसको मीट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बैलेंस है इस वक्त, लेकिन अभी कुछ भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। पर पीछे गवर्नमेंट का ये फार्मूला गवर्नमेंट के नज़दीक कामयाब रहा ना, पेट्रोल महंगा रखो बिजली सस्ती करो, ये फार्मूला तो गवर्नमेंट कहती है बड़ा कामयाब रहा उनका कि पेट्रोल महंगा रखो बिजली सस्ती करो। अब भी गवर्नमेंट यही चाहती है कि पेट्रोल महंगा रखो, तनख्वाहें बढ़ाओ, पेट्रोल महंगा रखो, बिजली सस्ती करो, पेट्रोल महंगा रखो, टैक्स नेट में रिलीफ दो, पेट्रोल महंगा रखो, बाकी सब कुछ करते रहो। गवर्नमेंट विल मैनेज। जी देखें, बात यह है कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं हमें इंटरनेशनल कीमतों को फॉलो करने की ज़रूरत है, और इस वक्त हुकूमत को हम इसलिए नहीं ब्लेम कर सकते कि हमें उन प्राइसेस को भी आगे ट्रांसमिट करना होता है, और चूँकि हमारी बिजली की कीमत में भी पेट्रोल की काफ़ी एक कॉम्पोनेंट है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें तो इनके कंट्रोल से बाहर हैं। सो लिहाजा मैं पूरा इस वक्त हुकूमत को इसमें मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराऊँगा, लेकिन जो इंटरनेशनली ये हो रहा है
जो ट्रेंड है वो ये है कि ऑयल की प्राइसेस नीचे की तरफ हमें नजर आती हैं जाते हुए अगले एक साल में भी, जिसकी वजह से उम्मीद है कि इसका जो नेट इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगर फर्ज करें कीमतें नीचे जाती हैं और अगर हम पेट्रोलियम लेवी भी रखते हैं लीटर के हिसाब से होती है, तो उसका उम्मीद है कि नेट इम्पैक्ट बैलेंस हो सकेगा। एक और बात ये भी है कि ज़ाहिर है हमारा जो सैलरी जो तबका है वो लो इनकम भी है, मिडिल इनकम भी है, अपर इनकम भी है, जो ऑलरेडी सफर कर रहा है, के ऊपर डस पड़ रही है, जो ऑलरेडी सफर कर रहा है। तो हुकूमत के लिए वो जरूरी है कि उसको देखे। दूसरा, बिजली तो हर घर में है, लेकिन हर घर में मोटरसाइकिल या गाड़ी नहीं है। गाड़ियां पाकिस्तान के 7-8% घरों में है। मोटरसाइकिल की जो है वो 50% के करीब ओनरशिप का रेशो है पॉपुलेशन में, जो बड़ी तादाद है। तो लिहाजा देखती है कि देखें बिजली तो हर घर में है, तो उसका जो एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट है उसकी कीमत बढ़ने का वो बहुत ज़्यादा है। उसके मुकाबले में पेट्रोलियम या पेट्रोल की मसनूआत हैं वो फिर भी उसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा कम है। अच्छा, नहीं, अब एक और बात भी की जा रही है, वो ये कि जो डॉलर का रेट है उसको हमेशा से IMF कहता है कि आप खुला छोड़ दें, और हमने पिछले 1-1.5 साल में उसको 280 पे कहीं रोक के भी रखा, जिसमें कहते हैं गवर्नमेंट का असर भी शामिल था कि उसको 280 पे रखना है। लेकिन जब से IMF का मिशन शुरू हुआ हमें वो 280 से ऊपर जाता हुआ नज़र आया। आपको लगता है कि इस बार लोग जो फोरकास्ट कर रहे हैं कि अगर IMF की ये बातचीत कामयाब होती है तो डॉलर ऊपर जाएगा? जी, जो हुकूमत ने जो अभी तक जो नंबर्स सामने आए हैं अगले साल के बजट में, जो एजम्पशंस हैं उसके मुताबिक ऑलरेडी 290 रुपये का डॉलर रखा गया है। तो जिससे आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि यकीनन रुपए में डिप्रिसिएशन होगी। इस वक्त एक होना कुदरती अमर है क्योंकि बजट आने वाला है, थोड़ी अनसर्टेनिटी मार्केट में मौजूद है। पिछले 1-1.5 महीना पाकिस्तान इंडिया की भी बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी रही है, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर असरात पड़े हैं। तो एक अनसर्टेनिटी के एलिमेंट है जिसकी वजह से रुपये ने अपनी कदर थोड़ी सी खोई है। लेकिन ब्रॉडली मैं समझता हूँ कि हुकूमत मार्केट ड्रिवन डायरेक्शन के ऊपर है जहाँ तक एक्सचेंज रेट का ताल्लुक है। एडमिनिस्ट्रेटिवली ज़रूर इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है बैंकों के ज़रिए, LCs के ज़रिए, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी इंटरवेंशन सामने नहीं आई है। लेकिन अगले साल के लिए ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि डेप्रिसिएशन होगी, जो कि एक नेचुरल अमर है। अगर हम इसको अलाउ नहीं करते हैं एक वक्त के साथ साथ तो फिर हमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डिवैल्यूएशन करनी पड़ती है। एकदम रुपया अपनी कदर खोता है, जिसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है बिजनेसेस के ऊपर। अभी भी आप 10 रुपए की डिवैल्यूएशन तो देख रहे हैं ना, फिर अगले एक साल में 10 रुपए तो रुपया डिवैल्यू आप देख रहे हैं। जी, 10 रुपए तो कम से कम हम देख रहे हैं। अली सलमान साहब, एक सवाल, एक मामला जो अभी ज़ेर बहस है वो दिफाई बजट का मामला भी है, और एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि दिफाई बजट में इजाफे के साथ साथ आम आदमी को भी हम रिलीफ देंगे। ये दोनों काम साथ साथ कैसे आसानी से हो पाएंगे? देखिए, दिफाई बजट के बारे में एक आम तासुर ये है कि हम बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और शायद हर साल उसको बढ़ा रहे हैं। तो वो रुपए के सेंस पे तो हमारा बजट बड़ा है दिफाई बजट, लेकिन अगर आप पिछले कोई 5-6 साल देखें तो हमारा जो एक्सपेंडिचर में दिफा का बजट तकरीबन 22% था 2020-21 में, जो इस वक्त कम होकर ग्रेजुअली कम हुआ है, तकरीबन 12% के करीब रह गया है। तो 22% से 12% ड्रॉप हुआ है पिछले 5 सालों में रिलेटिव टू पब्लिक स्पेंडिंग। तो लिहाजा ये, और ख़ास तौर पर अभी जो बैकग्राउंड है इंडिया पाकिस्तान में और इन डिफेंस के अंदर हमारा, ज़ाहिर हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये बजट में थोड़ा इजाफा इस वक्त नेचुरल है, होना चाहिए, ताकि हम अपनी जो फौजी सलाहियत है, दिफा की सलाहियत है, उसको बेहतर कर सकें। जो प्रोटेक्शन है अगेंस्ट एग्रेशन, वो भी एक हमारे लिए एक पीस की गारंटी, हर एक का फायदा है। एग्रीकल्चर में भी बात की जा रही है कि खाद पर जो एक्साइज ड्यूटी है 5 से IMF कह रहे हैं बढ़ाकर 10% कर लें, और जो कीड़े मार दवाइयात हैं उस पर 5% का नया टैक्स लगाने की बात की जा रही है। तो जिससे हमारी एग्रीकल्चर इनपुट कॉस्ट तो पहले ही बहुत बढ़ी हुई है, किसान हमारा प्रॉब्लम में है। अगर हम IMF की ये बात मानते हैं तो फिर तो मजीद किसान को कत्ल करने वाली बात है।
जी, इस वक्त तो ये ऐसी सूरत होगी, और यकीनन चूंकि एक तरफ हमने वो जो सपोर्ट प्राइस है उसका मैकेनिज्म प्रैक्टिकली ख़त्म कर दिया, और दूसरी तरफ हम जो इनपुट के अंदर सपोर्ट दे रहे थे उससे भी हम फेज आउट कर रहे हैं। तो ये एक ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, जो ये पेनफुल तो इस वक्त ये है। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि अगर हमने बड़ी कंपनीज को, जो फर्टिलाइज़र की बड़ी कंपनीज हैं, उनके बजाय हम फार्मर्स को कैसे प्रोटेक्ट करें। अभी तक तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है, गैस को सब्सिडाइज करें और दूसरे मामला के जरिए हमने बड़ी कंपनीज को तो फ़ायदा पहुँचाया है, लेकिन वो फ़ायदा किसानों को नहीं हुआ। तो मैकेनिज्म चेंज करने की ज़रूरत है। अब हमारे पास के जरिए अब हमने टूल्स डेवलप कर ली, बेनिफिशरी को असिस्ट कर सकते हैं, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस है। इस तरह के बाकी मामला है जिसमें हुकूमत आगे बढ़ सकती है और इसमें IMF को कोई एतराज़ नहीं होगा। तो हमें अपनी टूल किट को रिफाइन करने की ज़रूरत है, बजाय कि हम पुराने तरीके से सब्सिडाइज करें, जिसकी वजह से ऐसे लोगों तक सब्सिडी पहुंचती है जो इसके हकदार नहीं है, और उन लोगों को नहीं पहुंचती जो इसके हकदार हैं। तो हमें इस टूल किट की रिफाइन करने की जरूरत है। अच्छा, अब जो पिछली किस्त आई है उस बोर्ड इजलास में इंडिया ने एब्सटेन किया था। इंडिया के वोट्स हैं कोई 1 लाख से ज़्यादा, उन्होंने एब्सटेन किया था। अब इंडिया ये कह रहे हैं कि लॉबी कर रहा है कि नेक्स्ट के लिए वो वोट इकट्ठे कर रहा है कि उसके साथ एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ वोट इकट्ठे हो जाएं। मैं देख रहा था वो कह रहे थे इटली हमारे साथ आ जाए, जर्मनी हमारे साथ आ जाए, मुख्तलिफ ममालिक से वो बात कर रहे हैं कि IMF के बोर्ड इजलास में वो इंडिया के साथ नेगेटिव वोट यूज़ करें अगेंस्ट पाकिस्तान। आप इस थ्रेट को कैसे देखते हैं कि इंडिया कितने % वोट लॉबी कर सकता है IMF में बोर्ड इजलास में नेक्स्ट किस्त के मौके पर? देखिए, परसेंटेज की सेंस में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि इंडिया की ये कोशिश इस दफ़ा भी नाकाम होगी, क्योंकि IMF का जो डिसीजंस हैं वो उस मुल्क के लिए उसकी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के मुताबिक दिए जाते हैं, और अगर वो मुल्क कंडीशनैलिटीज़ मीट कर रहा है, वो बेंचमार्क जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं उनको मीट कर रहा है, जो कि बड़ी हद तक हमने भी, हमारे जो इदारा है प्राइम इंस्टीट्यूट, उसने भी असेस किया है कि पाकिस्तान ने बड़ी हद तक वो कंडीशनलिटीज पूरी की हैं, तभी इतनी हमें एक मुख्तलिफ सेगमेंट्स में पेन भी उसकी महसूस हो रही है रिफॉर्म की। तो मैं नहीं समझता कि इंडिया की कोई ऐसी कोशिश कामयाब होगी। उसमें यकीनन हमें ज़रा विजिलेंट होने की ज़रूरत है। जो एक दूसरा मसला आ सकता है जो हमें कुछ साल पहले सामना जिसका रहा, वो था FATF, और उसके अंदर भी इंटरनेशनल लॉबी ज़ाहिर है, और हम ऑल्दो उसमें कंप्लायंस हमने कर ली थी, लेकिन वो यकीनन इंडिया बहुत एग्रेसिवली वो दोबारा उसको परसू करने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान काउंटर जो टेररिज्म की एफर्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग की एफर्ट है, उस हवाले से अंडर प्रेशराइज पाकिस्तान को वो करेंगे। तो उसको हमें प्रोएक्टिवली करने की जरूरत है। आखिरी सवाल, आप IMF की बजाय FATF की ग्रे लिस्ट पे ज्यादा खतरा देखते हैं? जी, मुझे लगता है कि वहाँ एक प्रॉब्लम इमर्ज हो सकती है, क्योंकि उसका मैकेनिज्म फर्क है, और वो जो 40 या 50 मुल्क हैं वो उनका ओपिनियन ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो सकता है। बहुत शुक्रिया अली सलमान साहब, थैंक यू सो मच। मुज़म्मिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।